दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उसकी कूटनीति और उसकी रणनीतिक स्वायत्तता तीनों की एक साथ परीक्षा ले रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज, वह संकरा जलमार्ग जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, पिछले कुछ हफ्तों से व्यावहारिक रूप से बंद है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले किए और उसके जवाब में ईरान ने इस जलमार्ग पर वो पाबंदियां लगा दी जिनका असर सिर्फ पश्चिमी देशों तक नहीं बल्कि भारत के 33 करोड़ से ज्यादा घरों की रसोई तक पहुंचा। यह मुद्दा आज सिर्फ भू राजनीति का नहीं है, यह आपके घर के गैस सिलेंडर का भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा चौक पॉइंट है, जिसमें से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, यानी दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 5वां हिस्सा। अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद ईरान के एयरजेसी ने इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी दी, जिसके बाद टैंकर ट्रैफिक लगभग शून्य हो गया और 150 से ज्यादा जहाज जलमडमरू मध्य के बाहर लंगर डाले खड़े रहे। यहाँ एक छोटी सी बात जरूरी है, अगर आप इस तरह के तथ्यात्मक और रिसर्च आधारित विश्लेषण को जरूरी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और ताकि ऐसी ही जमीनी और वैश्विक खबरें आप तक नियमित पहुंचती रहें। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, पास होना चाहिए, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो पहले समझते हैं कि यह संकट भारत के लिए इतना गहरा क्यों है। भारत अपनी करीब 50% कच्चे तेल की जरूरत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते पूरी करता है और अपना लगभग पूरा एलपीजी यानी रसोई गैस भी इसी रास्ते से आयात करता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जब यह रास्ता बंद हुआ तो असर तुरंत जमीन पर दिखा। घबराहट में रोजाना एलपीजी बुकिंग 1 लाख से बढ़कर 76 लाख तक पहुंच गई। रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे, मेनू सीमित हो रहे थे और सरकार को शहरी इलाकों में सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन करना पड़ा। यह सिर्फ असुविधा नहीं थी, यह एक संरचनात्मक कमजोरी का पर्दाफाश था। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने इस स्थिति में क्या किया? क्या नई दिल्ली चुप बैठी रही या उसने सक्रिय कूटनीति का रास्ता अपनाया? जवाब उन तथ्यों में है जो पिछले 10 दिनों में सामने आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 28 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराक्ची से 4 बार बात की। पहली बार उसी दिन जब युद्ध शुरू हुआ, फिर 5 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को, और हर बार समुद्री सुरक्षा और भारत की ऊर्जा जरूरतें चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता द्वारा होर्मुज बंद रखने की घोषणा के कुछ घंटों के भीतर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजियान को फोन किया। यह युद्ध शुरू होने के बाद उनकी पहली सीधी बातचीत थी। मोदी ने इस बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता जताई और यह स्पष्ट किया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। लेकिन कूटनीति के साथ साथ भारत ने एक और काम किया जो इस पूरे घटनाक्रम को समझने की चाबी है। भारत ने युद्ध छिड़ने के बाद ईरानी नौसेना के उस जहाज के 183 नाविकों को सुरक्षित आश्रय दिया जो भारत में डॉक हुआ था। यह एक छोटी सी मानवीय कार्रवाई लग सकती है, लेकिन भू राजनीति में ऐसे कदम बड़े संदेश भेजते हैं। ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने खुद इसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच साझे हित है और साझा भाग्य है और इसीलिए भारतीय जहाजों को सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। यह कूटनीति सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही, उसका नतीजा सामने आया। 14 मार्च 2026 की सुबह शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 2 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी वाहक शिवालिक और नंदा देवी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को पार कर गए। इन दोनों जहाजों पर मिलाकर 92,700 टन एलपीजी लदी थी जो कतर के रास लफन बंदरगाह से लौट की गई थी। यह जहाज गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों पर 16 और 17 मार्च तक पहुंचने की उम्मीद है। शिवालिक जहाज ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से रवाना होने के बाद भारतीय नौसेना की एस्कॉर्ट में इस यात्रा पर निकला। यह विवरण महत्वपूर्ण है। जब एक नागरिक ऊर्जा जहाज को नौसैनिक सुरक्षा की जरूरत होती है तो यह बताता है कि जलमार्ग कितना अस्थिर है। इरार्जियन के रियर एडमिरल अली रेजा तंगसीरी ने पहले कहा था कि 2 जहाजों ने ईरान की चेतावनी को अनदेखा किया और उन्हें रोक लिया गया, यानी यह रास्ता उनके लिए खुला है जिन्हें ईरान दोस्त मानता है और बाकी सब के लिए जोखिम बरकरार है। अब एक जरूरी सवाल, यह दोस्ती का दर्जा भारत को कैसे मिला और क्या यह टिकाऊ है?
इसे समझने के लिए हमें भारत ईरान रिश्तों की एक जमीनी हकीकत देखनी होगी। भारत और ईरान के बीच कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध रखता है, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है, क्वाड का हिस्सा है। लेकिन भारत ने कभी भी ईरान के खिलाफ किसी प्रतिबंध प्रस्ताव का सक्रिय समर्थन नहीं किया। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना पर काम जारी रखा, भले ही अमेरिकी दबाव रहा। यह रणनीतिक स्वायत्तता, जिसे अक्सर सिर्फ शब्दों में कहा जाता है, इस संकट में असल काम आई। ईरान के राजदूत फताली ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने युद्ध के बाद की स्थिति में ईरान की अलग अलग क्षेत्रों में मदद की है और उन्होंने इसी के आधार पर हॉर्मोज में भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित गलियारे की बात कही। लेकिन यह तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। अभी भी 27 भारतीय ध्वज वाले जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के इलाके में फंसे हैं, जिन पर 600 से ज्यादा भारतीय नाविक हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 4 भारतीय नाविक हमलों में मारे जा चुके हैं। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुर्खियां नहीं बनता, लेकिन जमीनी हकीकत यही है। अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें। ईरान ने शुरू में कहा कि हॉर्मोज बंद है अमेरिका, सालिना, इजराइल और उनके पश्चिमी सहयोगियों के जहाजों के लिए। लेकिन 13 मार्च को तुर्की के परिवहन मंत्री ने पुष्टि की कि ईरान ने एक तुर्की जहाज को भी गुजरने की अनुमति दी। यानी ईरान एक चयनात्मक नाकेबंदी चला रहा है। जिसे दोस्त माना उसे रास्ता मिला। यह कोई साधारण सैन्य रणनीति नहीं है, यह कूटनीतिक दबाव का हथियार है। इस नाकेबंदी से बचने के वैकल्पिक रास्तों पर भी चर्चा है। ओमान के डुक्कुम, सालन, अचसानडी, पुलकुनी, सलाला और सोहर बंदरगाह सैद्धांतिक रूप से होर्मुज को दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन मार्च 2026 में ड्रोन हमलों ने डुकुम और सलाला में कम से कम एक ईंधन भंडारण टैंक को नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क यानबू बंदरगाह के जरिए रेड सी रूट का उपयोग कर रहा है, लेकिन इसकी क्षमता हॉर्मोज से गुजरने वाले तेल की तुलना में बहुत कम है। प्रतिदिन करीब 1.2 करोड़ बैरल का घाटा है। भारत ने भी अपनी आपूर्ति विविधकरण की कोशिश की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि हॉर्मोज से बाहर के स्रोतों से कच्चे तेल की आपूर्ति पहले के 55% से बढ़कर अब करीब 70% हो गई है। घरेलू रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी की है और अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया तथा रूस से अतिरिक्त खरीद की जा रही है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषक निखिल भंडारी ने सीएनबीसी को बताया कि भारत के पास अन्य एशियाई बाजारों की तुलना में ऊर्जा भंडार काफी कम है और यही वह संरचनात्मक कमजोरी है जो इस पूरे संकट में उजागर हुई है। अगर तेल की कीमतें 90 से 100 रुपए प्रति बैरल के आसपास रहती हैं, तो ईंधन की खुदरा कीमतों में 5 से 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो सकती है। स्थिति ने अपने भारत के उपभोक्ता महंगाई अनुमान में 50 से 75 आधार अंकों का ऊपरी जोखिम जोड़ा है। यह अर्थव्यवस्था पर सीधा असर है और इसकी कीमत आम नागरिक चुकाता है। अब उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। क्या भारत की कूटनीति इस संकट में सफल रही? और अगर रही तो किस हद तक? जो दिखता है वह यह है कि भारत ने एक ऐसे समय में ईरान से सुरक्षित मार्ग हासिल किया जब दुनिया के बड़े पश्चिमी देश इस जलमार्ग पर किसी भी तरह की पहुंच के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत संभवतः एकमात्र ऐसा देश बना जिसके जहाज बिना किसी बड़े सैन्य काफिले के इस जलमार्ग से गुजर रहे हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसके साथ जो सवाल उठते हैं वह भी उतने ही अहम हैं। पहला, यह सुरक्षित मार्ग कितने समय तक बना रहेगा? ईरान की नीति चयनात्मक है और परिस्थितियों के साथ बदल सकती है। दूसरा, क्या भारत ने इस दोस्ती के बदले में कुछ अनकहा वादा किया है? युद्ध के बाद की स्थिति में ईरान की मदद का जो जिक्र राजदूत ने किया वो किस रूप में होगा? एलएनजी भारत की ऊर्जा व्यवस्था का सबसे कमजोर हिस्सा है। कतर से आने वाली गैस की आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रही तो शहरी गैस वितरण नेटवर्क और उद्योगों को गंभीर संकट का सामना करना होगा। तीसरा और सबसे गहरा सवाल, क्या भारत की ऊर्जा नीति को अब एक मौलिक पुनर्विचार की जरूरत है? स्टेट ऑफ हॉर्मोज से भारत के एलपीजी आयात का करीब 60% और कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा आता है। एक जलमार्ग पर इतनी निर्भरता जो किसी एक देश के नियंत्रण में है, यह एक रणनीतिक जोखिम है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के पास वर्तमान में करीब 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल भंडार या पारगमन में है, जो 1 महीने से अधिक आयात के लिए पर्याप्त है। यह कुछ राहत जरूर देता है, लेकिन 1 महीना कोई लंबी समय सीमा नहीं है
जब आप किसी ऐसे संकट की बात कर रहे हो जो महीनों तक खींच सकता है। भारत सरकार ने इस बीच उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराहट में सिलेंडर की बुकिंग ना करें और जहां पाइप नेचुरल गैस उपलब्ध है वहां उसका उपयोग करें। लेकिन क्या नीति निर्माता इस संकट से एक बड़ा सबक लेंगे? और वह है अक्षय ऊर्जा, घरेलू उत्पादन और आपूर्ति विविधीकरण में निवेश को युद्ध स्तर पर बढ़ाना। यह सवाल सिर्फ आज का नहीं है, यह अगले दशक की नीति का सवाल है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज का यह संकट अभी टला नहीं है। भारत 22 और फंसे जहाजों की सुरक्षित वापसी के लिए ईरान से बातचीत जारी रखे हुए हैं। जो 2 जहाज निकले वे एक शुरुआत है, एक राहत है, लेकिन संपूर्ण समाधान नहीं। तेल बाजार स्थिर है, रुपया दबाव में है और दुनिया एक ऐसे युद्ध को देख रही है जिसके नतीजे अभी तय नहीं है। भारत की इस कूटनीतिक सक्रियता को समझना जरूरी है, ना सिर्फ इसलिए कि इससे कुछ जहाज निकले, बल्कि इसलिए कि यह बताता है कि 21वीं सदी में एक बड़ी अर्थव्यवस्था को किस तरह की विदेश नीति की जरूरत है। न पूरी तरह पश्चिम की तरफ झुकना, न पूरी तरह पूर्व की तरफ, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखते हुए हर रिश्ते को संतुलित रखना। यही रणनीतिक स्वायत्तता का असली अर्थ है और हॉर्मोज के इस टकराव ने उसे परखा, चौकी ने हम जांचा और कुछ हद तक सही भी साबित